तो क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 1। FM पुराने जमाने में इसका नाम हुआ करता था F9। पहला टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा जनाब, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वैक। चलिए सबसे पहले हम थोड़ा सिलेबस डिस्कस करते हैं। मैं अपना इंट्रोडक्शन करा दूं यार। मेरा नाम तलहा शाहिद है और मैंने 2014 के अंदर ACC किया था। IC में भी 2014 के अंदर किया था। अभी 6 महीने पहले मैंने लॉ किया है, LLB। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था 2011 में के इलेक्ट्रिक से। उसके बाद फिर मैंने 2 साल के इलेक्ट्रिक के बाद जो है वो यूनुस टेक्सटाइल ज्वाइन की। 4 साल मैंने यूनुस टेक्सटाइल में काम किया। फिर मैं चला गया नेशनल रिफाइनरी में। 4 साल मैंने नेशनल रिफाइनरी में काम किया। उसके बाद फिर मैं मूव कर दिया PICT में, पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, और 1.5 साल फिर मैंने वहां पे काम किया। टीचिंग मैं कर रहा हूँ जनाब KNS के अंदर 2016 से। हाँ 2016 से मैं KNS के अंदर टीचिंग कर रहा हूँ CA वालों को। अभी मैं सर चार्टर्ड अकाउंटेंसी वालों को पढ़ा रहा हूँ। CA वालों को CAF 3 और CAF 6 वही है। F5 और यही है, F9 ही है। ओके जी। ACCA का मैंने एक बैच पहले पढ़ा चुका हूँ, मतलब कोई तकरीबन थोड़े अरसे पहले। और आपको हमारा साथ जो है ये F9 तक रहेगा। ठीक हो गया। अच्छा, F9 पढ़ने के लिए हमें बेसिक नॉलेज एज सच कुछ नहीं चाहिए, ओके जी। तो बाकी हमारा पेपर इंशाल्लाह हो जाएगा। F9 आसान पेपर ट्रीट किया जाता है। F9 को आसान पेपर ट्रीट किया जाता है। इसमें अच्छा स्कोर के साथ बंदा पास होता है। ओके जी, मुश्किल नहीं है, अच्छे स्कोर के साथ पास होता है। सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग सिलेबस डिस्कस करने का पेपर पैटर्न डिस्कस करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं जनाब हम लोगों ने पढ़ना किस किस तरीके से, और फिर हम लोग अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो सिलेबस पे अगर हम बात करें, पहला टॉपिक होगा हमारा सर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वैक। दूसरा टॉपिक हमारा होगा इंशाल्लाह बिजनेस फाइनेंस, मतलब सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तीसरा टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनेस वैल्यूएशन। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे रिस्क मैनेजमेंट। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये हमारा सिलेबस है जनाब। FM का सिलेबस कंपैरेटिवली थोड़ा कम है, छोटा है। बस आराम से पास होता है, अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाता है ये। यार 5 तो
5 को तो मैं कह सकता हूं मुश्किल तो नहीं कहो, एक थोड़ा चैलेंजिंग पेपर है। क्यों? वहां पे सिलेबस बहुत लेंदी है, सिलेबस बहुत लेंदी है। F9 जो है वो आसान है, ये तो मजे से पास होता है। पूरे इस सीरीज का जो है ना सबसे आसान पेपर यही है पूरे सीरीज का। ओके, तो हमारे पास एक चैप्टर है जनाब, हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस करना है। पेपर पैटर्न को मैं डिस्कस कर लूं कि जनाब पेपर पैटर्न कैसा आएगा। जी सर, मेरे पास पेपर पैटर्न कैसा आएगा? वही सबसे पहला मेरे पास आएगा जनाब एमसीक्यूज। कितने एमसीक्यूज जनाब? 15 एमसीक्यूज होंगे, 2 मार्क्स ईच के। 15 एमसीक्यूज 2 मार्क्स ईच, तो यहां से मेरे पास 3 मार्क्स बनेंगे। दूसरा मेरे पास जनाब ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन, ओटीक्यूज जो कहलाते हैं मेरे पास, ओटीक्यूज ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन। कितने ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन होंगे जनाब? 3 ओटीक्यूज होंगे, 10 मार्क्स ईच। तो मेरे पास 30 मार्क्स यहां से उड़ जाएंगे। फिर तीसरा मेरे पास जनाब लॉन्ग क्वेश्चन का, तीसरा है मेरे पास जनाब लॉन्ग क्वेश्चन का। मेरे पास 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स ईच। तो मेरे पास 40 मार्क्स का पर्चा यहां से बनेगा। तो 100 मार्क्स हमारे ऐसे कंपाइल होंगे, 100 मार्क्स हमारे ऐसे कंपाइल होंगे। डन है? अच्छा जी, एमसीक्यूज कहीं से भी उठ कर आ जाएगा, एमसीक्यूज मेरे पास कहीं से भी उठ कर आ जाएगा, मुझको मसला नहीं है। ओके जी, ओटीक्यूज के अंदर एक ओटीक्यूज मेरे पास आएगा रिस्क मैनेजमेंट से, दूसरा ओटीक्यूज आएगा मेरे पास बिजनेस वैल्यूएशन से, तीसरा किस्सा आएगा कहीं से भी, पूरे सिलेबस में कहीं से भी उठ जाएगा तीसरा, मुझको नहीं पता। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जनाब इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से, दूसरा कहां से आएगा मुझको नहीं पता, कहीं से भी सिलेबस से उठ जाएगा। तो मेरे पास पेपर का स्ट्रक्चर ही है, मेरे पास पेपर का स्ट्रक्चर ही है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, पता है आप लोगों को जनाब एमसीक्यूज आएंगे, छोटे छोटे 4-5 लाइनों के, 4-5 लाइनों के। ये मेरे पास ओटीक्यूज है, मतलब 8-10 लाइनों का सवाल होगा, उसके अंदर होंगे एमसीक्यूज ही, आंसर के अंदर होंगे। देखा जाए तो एमसीक्यूज ही है, बस ये कि पूरा 8-10-12 लाइनों का सवाल होगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन है जनाब मेरे पास, और जैसे पता है कि पूरे एक पेज का आपको सवाल मिलेगा और आपने सवाल अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है जी, आपको पता है सी एक्सेल पे होता है ये। ठीक है, तो हम लोग क्लास के अंदर एक्सेल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कंप्यूटर लैब के अंदर, ताकि थोड़ा अपना एक्सेल में हाथ सेट हो जाए। अच्छा जी, पेपर का कॉम्बिनेशन कैसा है? पेपर का कॉम्बिनेशन कैसा होगा? क्या मतलब कॉम्बिनेशन जनाब? इसमें कैलकुलेशन कितनी है और थ्योरी कितनी है? पेपर के अंदर इसकी कैलकुलेशन कितनी है और थ्योरी कितनी है? इसके अंदर कैलकुलेशन और इसमें थ्योरी, इसमें जनाब कैलकुलेशन और इसमें जनाब थ्योरी। कैलकुलेशन तकरीबन 40 मार्क्स की होती है, 40 से 45 मार्क्स, 40 से 45 मार्क्स कैलकुलेशन का पर्चा चाहिए, और बाकी 55 से 60 मार्क्स थ्योरी के।
ये पास्ट ट्रेंड सेट हुआ है। क्यों चैलेंजिंग पेपर इसको माना जाता है? बच्चा सारा का सारा फोकस इस पे कर रहा होता है। कैलकुलेशन में 40 से 45 मार्क की थ्योरी है सर, 30 तो उठा लेगा। यहां पे आके जो ना गड़बड़ हो जाती है, यहां पे आके गड़बड़ होती है। इसका तुम कॉम्बिनेशन उठाओगे ना, हम देखेंगे इसके सवाल। 20 मार्क्स का सवाल है, कैलकुलेशन के वो देगा 8 मार्क्स, थ्योरी के वो देगा 12 मार्क्स। थ्योरी के थ्योरी में एनालिसिस आएगा। एनालिसिस, यस। अब क्वेश्चन ये थ्योरी में डिफाइन करके तो नहीं आएगा सवाल कि सर ये डिफाइन करें, व्हाट इज ये करें, नहीं। वो पूरा एक पर्चे का सिनेरियो बना के देगा और उसी में से आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी। सर एनालिसिस हमारे जहनों में तो सेव होती है, पढ़ा हमने, जहन में तो आ रहा है, लेकिन हम लोग जो है ना उसको रिटर्न नहीं कर पाते, डॉक्यूमेंट नहीं कर पाते, तो हम लोग यहाँ पे मार खा जाते हैं। यहाँ मार वजह इसकी क्या होती है? वजह इसकी क्या होती है कि बच्चा जो है ना सारी कैलकुलेशन बेस के ऊपर काम कर रहा होता है, सारी कैलकुलेशन बेस के ऊपर काम कर रहा है, थ्योरी बेस के ऊपर वो काम नहीं कर रहा होता, थ्योरी बेस पे वो काम नहीं कर रहा था। तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें इसके ऊपर ही फोकस करना है। तो आप लोग बेसिकली राइटिंग किया करोगे, सही जी, और फिर मैं उसको मार्क कर लिया करूंगा, चेक कर लिया करूंगा, ताकि हमें पता चल जाए कि थ्योरी में जो मैंने देखा है स्टूडेंट क्या कर रहा होता है, थ्योरी लिखता है, हर 2 लाइन के बाद वही जुमला रिपीट हो रहा है, हर 2 लाइन के बाद वही जुमला रिपीट हो रहा है। तो एग्जाम में तो वो नहीं चलेगा, एग्जाम में नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग एग्जाम में फर्स्ट टाइम लिख रहे होते हैं। तो जनाब हमने ये लिख रहा है, तो ये हमारा पेपर का स्ट्रक्चर होगा और ये हमारा सिलेबस होगा। सर पढ़ेंगे कैसे, किस तरह हम पढ़ाई को लेके चलेंगे? जनाब पढ़ेंगे कैसे, हम किस तरह से पढ़ाई को लेके चलेंगे? हमें एग्जाम किट सॉल्व करनी है, कैप्लान और बीपीपी दोनों की। हमें एग्जाम किट सॉल्व करनी है, कैप्लान और बीपीपी दोनों की। ओके जी, कैसे सॉल्व करेंगे सर? ये इंशाल्लाह हम लोग क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे। मैं आपको दोनों हैंडआउट के एमसीक्यूज निकाल के दे दूंगा जी सर। इसी का कोई भी पेपर बगैर एग्जाम किट सॉल्व किए नहीं देना पड़ता हमें, जो है ना वो बगैर किट सॉल्व किए पर्चा नहीं दे सकते। समझो हम सुसाइड करने जा रहे हैं अगर आप बगैर किट सॉल्व किए पर्चा देने जा रहे हो किसी का। तो जनाब हमें एग्जाम किट सॉल्व करनी है, हमें एग्जाम किट सॉल्व करनी है, कैप्लान की भी और बीपीपी की भी। और जनाब अच्छा, इस किट के अंदर ना पास पेपर सारे नहीं होते, इस किट के अंदर पास पेपर सारे नहीं होते, सिलेक्टेड होते हैं। तो हम लोग पास पेपर अटेम्प्ट करेंगे लास्ट 10 अटेम्प्ट्स, बोले तो 5 साल के, बोले तो 5 साल के। स्प्रिंग 2017 से मेरे ख्याल से शायद सितंबर 2017 से शायद ये सीबी हो गया था, मुझे याद है। जब से सीबी हुआ था तो मेरे पास लॉन्ग क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे, सही है। तो हम लोग करेंगे जो किट में होगा तो डेफिनेटली रिपीट तो नहीं करेंगे क्योंकि सारे किट के अंदर नहीं होते पास पेपर्स, ठीक है जी, डन। अच्छा जी, स्टडी टेक्स्ट का क्या करेंगे? स्टडी टेक्स्ट आप लोग रीड करोगे, सही जी। और मैं स्टडी टेक्स्ट का 1 पेजर समरी बना के दूंगा, हर चैप्टर की 1 पेजर समरी बना के दूंगा बुलेट फॉर्म के अंदर। उसको एक नजर दौड़ाया और स्टडी टेक्स्ट को ऐसी चलते फिरते अपने इसको एक गो थ्रू कर लिया, नजर घुमा ली, ठीक है। और 1 पेजर समरी में इसकी बना के दूंगा, डन हो गया। तो पेपर को मैसे लिया कर चलेंगे। अच्छा ये पढ़ने का हमारा तरीका क्या होगा? हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन, प्रैक्टिस इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन। जब हम लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे इसका मतलब हमें चीजें समझ में आ गई हैं, हमें चीजें समझ में आ गई हैं। उसके बाद फिर हम एमसीक्यूज में जाएंगे। डायरेक्ट एमसीक्यूज में जाना ना बेवकूफी है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता डायरेक्ट एमसीक्यूज में नहीं जा सकते। जब तक हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की एक रीजनेबल प्रैक्टिस ना करें तब तक हम लोग एमसीक्यूज और ओटीक्यूज में नहीं जा सकते। तो हर चैप्टर के हम लोग एमसीक्यूज और ओटीक्यूज भी करेंगे, किट के हम लोग सॉल्व करेंगे, कैप्लान बीबी के वो मैं आपको हैंडआउट के फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा। तो मेरे ख्याल से किट आप लोग को लेने की जरूरत नहीं है, वो मैं आप लोग को दे दूंगा, दोनों की ना कॉपी करके डन है जनाब, डन है। इसको मिटाएं, पहला चैप्टर स्टार्ट करें अपना। चले जनाब, हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है सर, पहला चैप्टर मेरा स्टार्ट हो रहा है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पहला चैप्टर मेरा स्टार्ट हो रहा है जनाब, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। शॉर्ट फॉर्म में
शॉर्ट फॉर्म में इसको WACC मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में वैक भी कहा जाता है। मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में वैक भी कहते हैं। सर होता है क्या है, समझते हैं कॉन्सेप्ट बनाते हैं। हमने बोला जनाब ये कैपिटल क्या होता है, हमने बोला सर कैपिटल क्या होता है, हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर पढ़ा हुआ है। सर कैपिटल का मतलब वो पैसा जो ऑनर लेकर आ रहा है, ऐसा ही है। सोल प्रोवाइडर बिजनेस के अंदर कैपिटल क्या होता है, सर ऑनर जो पैसा बिजनेस में लेकर आ रहा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर कैपिटल क्या होता है मेरे पास जनाब, सर जो पार्टनर्स कैपिटल लेकर आ रहे होते हैं, जिसको हम क्या बोल रहे होते थे, पार्टनर्स कैपिटल। कंपनी के सिनेरियो में कैपिटल क्या होता है, जो ऑनर पैसा ला रहा है। सर ऑनर कौन होती है, पब्लिक, उसको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, शेयर कैपिटल। ऐसा फाइनेंस के अंदर हम लोग पढ़े, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोले तो फाइनेंस पढ़े हम लोग। सर फाइनेंस के अंदर कैपिटल का मतलब क्या है, पैसा। फाइनेंस के अंदर कैपिटल का मतलब क्या है, फाइनेंस। सर कंपनी को पैसे चाहिए, कंपनी कितने जगहों से पैसे ले सकती है। चलिए सर हम बाद में कॉपी करेंगे, अभी हम बोर्ड पर देंगे, फिर आप लोग आराम से कॉपी करना 5 मिनट। हमने बोला जनाब कैपिटल फाइनेंस के अंदर कैपिटल का मतलब क्या है, कंपनी जहां से पैसा ले सकती है। सर कंपनी चलाने के लिए, प्लांट लगाने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए, प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, कोई नई कंपनी को खरीदने के लिए कंपनी को पैसा चाहिए होता है। सर कंपनी कितने जरिए से पैसा ले सकती है, बोले जनाब। सर कंपनी के पास कितने जरिए से पैसा ले सकती है, हमने बोला जनाब कंपनी शेयर इशू करके पैसे ले सकती है। ऐसा कंपनी शेयर इशू करेगी, किसको, आवाम को। किसको शेयर इशू करेगी, आवाम को, और उनसे वो पैसे ले लेगी। सर इसको मैं फाइनेंसिंग बोलूंगा, और इसको मैं कौन सी फाइनेंसिंग बोलूंगा, इक्विटी फाइनेंसिंग। क्या बोलूंगा जनाब, कंपनी ने शेयर इशू करके पैसे ले लिए, इसको मैं क्या बोलूंगा जनाब, शेयर इशू करके कैपिटल, पैसा ले लिया। शेयर का मतलब सर इक्विटी। तो कंपनी एक इस जरिए से पैसे ले सकती है, इसको मैं क्या बोलूंगा जनाब, शेयर या फिर इक्विटी फाइनेंस। सर और किस जरिए से कंपनी पैसा ले सकती है, सर कंपनी बैंक से लोन ले सकती है। लोन को हम क्या बोलते हैं, उधार को हम क्या बोलते हैं, डेट। क्या बोलते हैं, डेट। बोले तो डेट फाइनेंसिंग कर सकती है। सर बैंक से लोन नहीं ले रही, पब्लिक से लोन लेना चाह रही है। अगर तो पब्लिक से लोन ले रही है तो सर उसको हम लोग क्या बोलते थे, डिबेंचर या बॉन्ड या लोन नोट्स। ऐसा ही है सर, है तो उधार, इसको हम क्या बोलेंगे, कंपनी ने पैसा लिया, कैपिटल फाइनेंस लिया, किस सिनेरियो में, डेट सिनेरियो में। सर अकाउंटिंग के अंदर कैपिटल का मतलब होता है शेयर कैपिटल। फाइनेंस के अंदर कैपिटल का मतलब क्या होता है कि पैसा कहां से आपने अरेंज किया। डन। मैंने जनाब डेट इशू करके पैसे लिए, डेट इशू करने से मुराद या तो मैंने लोन नोट इशू किया, या तो मैंने डिबेंचर इशू किया। सही है, लगता है मसला नहीं है। समोसे पड़े पर है, 2 समोसे भी लाते। कुछ खाओगे भाई, चाय भाई? नहीं, 2 समोसे भी लाते यार। सही। चले सर, कंपनी ने डेट इशू किए, कंपनी ने जो है वो बैंक से लोन ले लिया, सही जी, या कंपनी ने जो है ना वो पब्लिक से लोन लिया, उनको एक पर्चा दे दिया, उस पर्चे को तुम लोग क्या बोलते हो, डिबेंचर या फिर बॉन्ड या फिर लोन नोट। एग्री करते हो। सर कंपनी और किस जरिए से पैसा ले सकती है, बोले जनाब। हमने बोला सर हमने पब्लिक से पैसा लिया, लेकिन हमने जो है ना वो पब्लिक को मालिक नहीं बनाया, हमने उसको वोटिंग पावर भी नहीं दी। एजीएम में आके वोट डालते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग में भी नहीं बुलाया। हमने उनसे पैसे लिए, उनको हमने बोला उधार नहीं है, तुम मालिक ही हो हमारे, लेकिन तुम्हारे डिविडेंड की परसेंटेज भी फिक्स है, हम तुम्हें एजीएम में भी नहीं बुलाएंगे, तुम्हारे पास वोट डालने का पावर भी नहीं है, जिसको तुम लोग क्या कहते थे, प्रेफरेंस शेयर। ऐसा देखिए, कंपनी ने शेयर इशू किए, उनको मालिक बना दिया, मालिक है तो उनके पास डिविडेंड का भी राइट है, और डिविडेंड देना ना देना किसकी मर्जी होती है, डायरेक्टर की। पढ़ा हम लोगों ने।
कंपनी पे वो शेयर होल्डर भी एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर आते हैं, पता ना एजीएम F4 के अंदर लॉ के अंदर पढ़ा होगा, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर आते हैं और फिर वो वोट कास्ट करते हैं कि किसको डायरेक्टर बनाए। ये वाले शेयर होल्डर है, वो ये वाले शेयर होल्डर है। मैंने बोला सर ये मालिक है, असल मालिक ये लोग है। कंपनी जब बंद होने की नौबत आएगी तो ये मेरे मालिक है, शेयर को सारे एसेट को बेच के इनको पैसा दिया जाएगा। फिर हमने बोला जनाब मैं पब्लिक को शेयर इशू करके उनसे पैसे लेना चाह रहा हूं, लेकिन मैं उनको जो है ना वो एजीएम में नहीं बुलाना चाह रहा, मैं उनको वोटिंग पावर भी नहीं देना चाह रहा कि सर तुम वोट भी नहीं डालोगे, मैं उनको वोटिंग पावर भी नहीं देना चाह रहा। सर क्या मतलब? मैंने बोला सर मैं ना उनको वोटिंग पावर दूंगा ना मैं उनको एजीएम में बुलाऊंगा, उनकी डिविडेंड की परसेंटेज को भी फिक्स कर दूंगा कि सर आपको 10% डिविडेंड मिलेगा, चाहे कंपनी जितना ज्यादा कमाए। ऐसा ही है सर, ऐसे शेयर होल्डर को, ऐसे शेयर को हम क्या बोलते हैं? प्रेफरेंस शेयर। एग्रीड? ये आप लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा होगा। फिट हो गया सर? मुझे एक बात बताइए, शेयर होल्डर ने आपको पैसे दिए, फ्री में पैसे देंगे? नहीं सर, वो आपसे रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है। कोई बंदा आपको पैसे देगा और आप उसके पैसों से कारोबार करोगे तो वो आपसे रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा। उनका रिटर्न कंपनी के लिए क्या है? कॉस्ट। उनका रिटर्न कंपनी के लिए क्या है? कॉस्ट। तो सर ये पैसा आपको फ्री में नहीं मिला, ये पैसा आपको फ्री में नहीं मिला, बल्कि इस पैसे की एक कॉस्ट है, इस पैसे की एक कॉस्ट है। ये पैसा आपको फ्री में नहीं मिला, ये आपकी एक कॉस्ट है। सर इस कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे? ये जो शेयर होल्डर है ये लोग क्या ले रहे होते हैं मुझसे, रिटर्न जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? डिविडेंड। बात मानते हो? शेयर होल्डर के लिए क्या रिटर्न, कंपनी के लिए क्या है? कॉस्ट। लेकिन सर ये डिविडेंड पीएनएल में तो नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। पीएनएल बनाया आप लोगों ने, इनकम स्टेटमेंट में तो नहीं आता। सर ये कहां जा रहा होता है? ये रिटेन अर्निंग में से माइनस हो रहा होता है। सारा प्रॉफिट घूम फिर के कहां जा रहा है? रिटेन अर्निंग में। और ये रिटेन अर्निंग से माइनस हो रहा है। सर देखा जाए तो हो तो माइनस रहा है ना यार, फेस पे नहीं हो रहा पीएनएल के, लेकिन हो तो रहा है बैकएंड पे जाके। एग्रीड? सर ये कंपनी की क्या है? कॉस्ट है। एग्री करते हो? एग्री करते हो? कॉस्ट है। इधर आइए, हमने बोला जनाब आपने बैंक से लोन लिया या पब्लिक से लोन लिया, डिवेंचर की मद में या बॉन्ड्स की नजर में। हमने बोला क्या लोगों ने बैंक में फ्री में पैसा दे दिया? नहीं सर, पैसा भी अपना वापस मांगेंगे और इंटरेस्ट भी साथ साथ देंगे। इसका मतलब उनके लिए तो रिटर्न है, कंपनी के लिए क्या है जनाब? उनके लिए तो रिटर्न है, कंपनी के लिए क्या है जनाब? कॉस्ट है। उनके लिए रिटर्न है, कंपनी के लिए क्या है? कॉस्ट है। सर कंपनी की कॉस्ट किस नाम से आएगी? इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम से। बात मानते हैं? बात मानते हैं? आगे बढ़िए। प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इन्होंने जो पैसा दिया है फ्री का पैसा नहीं दिया इन्होंने, ये तुमसे कुछ रिटर्न मांगेंगे। सर उनके लिए रिटर्न, उनके लिए रिटर्न और कंपनी के लिए क्या है? कॉस्ट है। इसको क्या बोला जाएगा? इसको क्या बोला जाएगा? प्रेफरेंस डिविडेंड। बात मानते हैं सर? बात मानते हैं? किसी को एतराज? किसी को एतराज? सुनेंगे, अब सुनेंगे। लॉजिक हमें समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट हमारा अब बस बनने ही वाला है। सर सुने, फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने पैसा पकड़ा, कंपनी ने पैसा पकड़ा, हमने बोला सर इन्होंने शेयर इशू करके पैसे उठाए। अच्छा जी, फाइनेंस पकड़ा, डॉलर्स, इन्होंने डेट इशू किए। अब चाहे वो डेट बैंक लोन के जरिए हो, चाहे वो बैंक लोन के जरिए हो, चाहे वो पब्लिक के जरिए हो। तीसरा सोर्स ऑफ फाइनेंस प्रेफरेंस शेयर। सर कितने कितने पैसे उठाए? शेयर इशू करके, डॉलर्स, हाँ, शेयर इशू करके इन्होंने 2 लाख डॉलर लिए। डेट इशू करके इन्होंने 1,20,000 डॉलर लिए। प्रेफरेंस शेयर इशू करके इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 40,000 डॉलर लिए। सर ऐड करते हैं, टोटल फाइनेंसिंग कंपनी की कितनी हुई है कैलकुलेटर पे? 2 3 3 20 3 60 कंपनी की टोटल फाइनेंसिंग कितनी हो गई? 3,60,000। बात मानते हैं? बात मानते हैं? कंपनी का ये पैसा आ गया। सर ये आपसे कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे, उनका रिटर्न है, कंपनी की क्या है? कॉस्ट है। बात मानते हो? उनका रिटर्न है, कंपनी की क्या है? कॉस्ट है। सर कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल 14%। कितना रिटर्न सर?
14%। सर मल्टीप्लाई करेंगे कितना? $28,000। इसका मतलब सालाना आपको $28,000 इनको देना पड़ेगा। किस मद में? डिविडेंड की मद में। ऐसा ये कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? ये 8% रिटर्न। उनका रिटर्न हमारी कॉस्ट किस नाम से? इंटरेस्ट एक्सपेंस। बताइए $9,600। ये लोग भी मुझसे रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं 11% फॉर एग्जाम्पल। 11% कितना? 4,400। ऐड करते हैं। सुनेंगे। हमने बोला सर कंपनी ने जो टोटल फाइनेंसिंग अरेंज की है, कितनी अरेंज की है? 3,60,000 की। इसके ऊपर एक कॉस्ट इनकर्ड हुई है। कितनी कॉस्ट इनकर्ड हुई है? अलग अलग नाम है। ये डिविडेंड की मद में, ये इंटरेस्ट की मद में, प्रेफरेंस डिविडेंड की मद में। है तो कंपनी की कॉस्ट, है तो कंपनी की कॉस्ट। कितना सर? 42,000 की कॉस्ट है। शेयर जिन्होंने जो है वो शेयर लिया में पैसे दिए, वो कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 14%। ये कितना? 8। ये कितना? 11। ऐसा सर एवरेज बताते हैं इसका। सर इसका एवरेज बताते हैं कितना? 11%। ऐसा भाई आपने किया क्या? 11% कैसे निकाला? 14 प्लस 8 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 3 कितना? ये एवरेज हुआ। एग्रीड। लेकिन सर ये एवरेज हुआ सिंपल एवरेज। हमें सिंपल एवरेज नहीं चाहिए, हमें कौन सा वाला एवरेज चाहिए? वेटेड एवरेज। कौन सा चाहिए? वेटेड है। सर कैसे निकालेंगे वेटेड एवरेज? सर कॉस्ट कितनी है? 42,000 डिवाइडेड बाय कितने फाइनेंस की? 3,60,000 के फाइनेंस की। ऐसा कितना परसेंट सर? 11.67 भी है। 11.67%। सर सुने, ये मेरे पास कहलाता है, ये मेरे पास कहलाता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सुनिएगा, कैपिटल मतलब फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग उसकी कॉस्ट और क्या कर लो उसका वेटेड एवरेज, बोले तो उसका वेटेड एवरेज। लॉजिक क्लियर? हमें एग्जाम में ये निकालना पड़ेगा। क्या चैप्टर समझ में आ गया? सर ये निकालना क्यों जरूरी है? सर कंपनी क्यों इतनी मुश्किल मुसीबत में पड़ के कैलकुलेट करवा रही है? सुने सर क्यों देखिए, हमने बोला सर कंपनी ने फाइनेंसिंग अरेंज की, कंपनी ने पैसा अरेंज करा। सर चाहिए कंपनी ने 3 लोगों से फाइनेंसिंग अरेंज की, 3 किस्म के लोगों से। एक शेयर इशू करके कितने पैसे पकड़े इन्होंने? शेयर इशू करके इन्होंने कितने डॉलर पकड़े? 2 लाख। ऐसा ही है। ये आपसे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? 14%। हमने बोला इन्होंने डेट से कितने पैसे लिए? बैंक से लोन लिया या फिर पब्लिक से इन्होंने लोन लिया, डिबेंचर या बॉन्ड इशू करके। कितने जनाब? $1,20,000। और ये आपसे कितना इंटरेस्ट, कितनी रिटर्न, यानी कि आपकी कॉस्ट कितनी? 8%। इसी तरह से प्रेफरेंस शेयर, इसी तरह से जनाब प्रेफरेंस शेयर कितना सर? प्रेफरेंस शेयर मेरे पास $40,000। ऐसा कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर ये लोग? इनके लिए इनका रिटर्न, मेरे लिए क्या है? कॉस्ट कितनी? 11%। सर कुल कितने पैसे जमा हो गए थे तुम्हारे पास? 3,60,000। इन पैसों का करोगे क्या सर? हमने बोला सर इस पैसे को मैं इन्वेस्ट कर दूंगा। कहां इन्वेस्ट करूंगा सर? या तो मैं कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा, या मैं कोई नई फैक्ट्री लगाऊंगा, या मैं अपनी फैक्ट्री की एक्सपेंशन कर दूंगा, या मैं कोई नया प्लांट एंड मशीनरी खरीदूंगा, यहां पे पैसा लगाऊंगा, या मैं किसी कंपनी को खरीद लूंगा, ऐसा यहां पैसा लगाऊंगा। सर यहां से आपको रिटर्न कितना आएगा? यहां पे कंपनी ने पैसा लगाया, कंपनी को
यहां पे रिटर्न कितना मिलेगा। हमने बोला सर यहां पे कंपनी को रिटर्न मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल 13%, क्या इन्वेस्ट कर दो सर, क्या इन्वेस्ट कर दो सर, यहां से कितना रिटर्न मिल रहा तुमको 13%, क्या मैं इन्वेस्ट कर दो। मैंने बोला सर ये पैसा फ्री फंड का नहीं है, ये लोग मुझसे पैसे मांग रहे हैं, कोई 14% मांग रहा है, कोई 8 मांग रहा है, कोई 11 मांग रहा है, सर क्या मैं इन्वेस्ट कर दो। मैंने बोला सर सुने सुने, इनका मुझको एवरेज बताइए, ये लोग एवरेज रिटर्न कितना मांग रहे हैं। सर ये एवरेज रिटर्न मांग रहे हैं 11.67%, यानी कि आपने इस प्रोजेक्ट से कितना कमाया 13%, इनको कितना दे दोगे 11.67%, अभी भी आपके पास कितना बच जाएगा, तकरीबन 1.25% बच जाएगा। इसका मतलब आप यहां पे इन्वेस्ट कर डालो। लॉजिक क्लियर, लॉजिक क्लियर। ये इन्वेस्ट करके रिटर्न कितना आ रहा है, ये तुम सीखोगे अपने सिलेबस के चैप्टर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में। लॉजिक क्लियर। ये जो लोगों ने पैसा दिया इस पर तुम्हें कॉस्ट कितनी पे करनी है 11.67%, ये आप सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। क्या हमें चैप्टर समझ में आ गया कि हमारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है। सर क्या ये निकालना जरूरी है, बहुत जरूरी है। इंडस्ट्री में इसके बगैर इन्वेस्टमेंट को इवेल्युएट नहीं कर सकते। पता तो चले अपनी कॉस्ट कितनी है, इस तरह तुम लोगों ने कॉस्टिंग में पढ़ा था सर, प्रोडक्ट की प्राइस डिटरमाइन करने के लिए प्रोडक्ट की कॉस्ट पता होना जरूरी है। सर इसी तरह से आगे इन्वेस्ट करने के लिए सर ये कितने का पड़ा तुमको फाइनेंसिंग, वो तो पता होना जरूरी है ना। क्या हमें बात समझ में आ गई। चलें सर इसको कॉपी करेंगे। ये जो आप चार्ट बनाओगे इसके नीचे और कुछ नहीं लिखना, उस एग्जाम्पल को अगले पेज पे लिखना, इसके नीचे में कुछ चीजें और ऐड करवाऊंगा, तो अपने पास पेज में स्पेस रखना। चले जनाब कॉपी करें। चले सर डन, आगे बढ़ चले, क्लियर हो गया। चलें सर आगे। तो भाई मुझको समझ में आ गया कि मेरे पास वैग निकलेगा कैसे, मेरे पास वैग निकलेगा कैसे। चले सर मैं इसको मिटाऊं जरा। आओ भाई समझेंगे। ये जो हमने 11.67% निकाला है, ये कैसे निकाला है, एक दफा जरा मुझे कैलकुलेशन करवा दीजिए। हमने बोला सर आपने डिवाइड किया है 42 को इसके साथ, ये कैसे निकाला 42,000, हमने 42,000 निकाला, इसको ऐड किया, ऐसा ही है, ऐसा ही है। आइए जी कैलकुलेशन सीखेंगे। प्लस प्लस ऐसा ही है। किस किस को मैंने प्लस किया 28,000 को, और ये 28,000 आपके पास आया कैसे, 28,000 आपके पास आया कैसे 200,000 मल्टीप्लाई बाय 14%, ऐसा ऐसा। आइए जी 14% मल्टीप्लाई बाय 200,000, ऐसा ही है। उसके बाद 9,600, ये कैसा है 8% मल्टीप्लाई बाय 120 प्लस तीसरा 4,400 कैसा है, 4,400 कैसा है 11% मल्टीप्लाई बाय 40,000, ऐसा ऐसा। डिवाइड आपने किससे किया 360 से, ये 360 का नंबर बना कैसे है 2 लाख प्लस 120 प्लस 40,000, ये ऐसे बना नंबर सर। तो मेरे पास वैग आ गया था 11.6%, ऐसा ही है, ऐसा ही है। चलिए सर, मैंने बोला सर सुनेंगे, मैंने शेयर इशू करके लोगों से पैसे लिए, लोग मुझसे रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस नाम से, डिविडेंड। मेरी क्या ये कॉस्ट सर, ये कहलाई जाएगी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सर ये क्या कहलाई जाएगी, कॉस्ट ऑफ
इक्विटी, शॉर्टकट में हम इसको क्या बोला करेंगे, केई। क्या बोला करेंगे, केई। तो सर ये 14% क्या हुआ, केई। 14% क्या हुआ मेरे पास, केई। बात मानते हैं, बात मानते हैं। मल्टीप्लाई बाय, सर ये क्या चीज है मेरे पास कि मैंने इक्विटी से कितनी फाइनेंसिंग की है, 2 लाख मेरे पास क्या है कि सर मैंने इक्विटी से कितनी फाइनेंसिंग की है। इस 2 लाख को मैं क्या बोलूंगा, इक्विटी फाइनेंस से कितना पैसा रेस किया। शॉर्टकट में एब्रीविएशन में इसको ई कह दूं, कुछ भी कह देते, इक्विटी को मैं ई कह रहा हूं। प्लस मैंने बैंक से लोन लिया या पब्लिक से लोन लिया, वो मुझसे रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए इनकम, उनके लिए रिटर्न, मेरे लिए क्या है, कॉस्ट। मैं इसको कौन सी कॉस्ट कहूंगा, कॉस्ट ऑफ डेट, ए डेट की कॉस्ट। एब्रीविएशन में मैं इसको क्या बोला करूंगा, केडी। क्या बोला करूंगा, केडी। और इस केडी को हम लोग आफ्टर टैक्स किया करते हैं। सर आफ्टर टैक्स क्यों करते हैं, वो जब हम ये पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि आफ्टर टैक्स हम लोग क्यों कर रहे होते हैं। तो सर ये क्या हो गया मेरे पास, कॉस्ट ऑफ डेट हो गया। इसको मैं ये लिख सकता हूं, केडी 1 माइनस टी लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट। मल्टीप्लाई बाय, जनाब ये 1,20,000 क्या था, मैंने डेट से कितनी फाइनेंसिंग अरेंज की है। डेट की बात हो रही है तो सर मैं इसको डोनेट करूंगा डी से, आफ्टर टैक्स। ये क्यों करते हैं, ये मैं जब इस पे आएंगे ना तब डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्लस ये क्या है मेरे पास, 11% प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड। मेरी क्या कॉस्ट, मेरी क्या कॉस्ट, इसको मैं क्या कहूंगा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। शॉर्टकट में मैं इसको क्या बोलूंगा, केपी। अच्छा शॉर्टकट जो है ना वो डिफरेंट बुक में डिफरेंट नाम से देखेंगे तुम्हें। हमारे पास जो कैप्लान में जो एसीसीए में जो शॉर्टकट यूज होता है वो यूज कर रहे हैं, ठीक हो गया। चलिए तो सर ये क्या है मेरे पास, 11% केपी मल्टीप्लाई बाय, सर ये क्या मेरे पास 4 लाख, मैंने प्रेफरेंस शेयर से कितनी फाइनेंसिंग अरेंज की है, इसको मैं बोलूंगा सर प्रेफरेंस शेयर, छोटा। डन। सर ये मैंने क्या फॉर्मूला सही बनाया, लॉजिकल है, कॉन्सेप्चुअल है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। डिवाइड किससे किया सर आपने, टोटल फाइनेंसिंग कितनी अरेंज की, 2 लाख बोले तो इक्विटी से कितना अरेंज किया, प्लस 1,20,000 बोले तो आपने डेट से कितना अरेंज किया, प्लस 40,000 बोले तो आपने प्रेफरेंस शेयर से कितना अरेंज किया। ये मेरे पास फॉर्मूला बनता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। बस मैं एग्जाम में चाहे आप फॉर्मूले से करो चाहे आप वैसे करो, कोई टेंशन की बात नहीं, बस आंसर आना चाहिए सही। लॉजिक क्लियर, सर इसको कॉपी कर लें फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसके नीचे स्पेस रखेंगे आप लोग, इस चार्ट के नीचे स्पेस रखा है ना, रखा है ना, इसके नीचे भी लिखवाऊंगा मैं। ये उस चार्ट के नीचे नहीं करेंगे, अलग से कॉपी करें, मतलब जहां पे आप लोग एग्जाम्पल लिखी होगी उसके बाद लिखें। चले जनाब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सर। इसको हम दोबारा से मिटा दें, वापस रिस्टोर करें। इसको मिटा दूं दोबारा से, चले जी। सर तो वैग के चैप्टर में हमें 6 चीजें कैलकुलेट करनी है। वैग के चैप्टर में हमें 6 चीजें कैलकुलेट करनी है। एक कॉस्ट ऑफ इक्विटी, एक कॉस्ट ऑफ डेट, एक कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, एक ई, एक डी, एक प्रेफरेंस शेयर। 6 चीजें कैलकुलेट करेंगे, चैप्टर खत्म, मार्क्स अपने। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी।
इसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर। मैंने अभी आपको नहीं बताया कि आफ्टर टैक्स क्या चीज है, बताएंगे बताएंगे। केपी क्या है मेरे पास? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ई क्या है मेरे पास? सुनिएगा, मैं लिख रहा हूं डॉट 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 इक्विटी। यहां पे एक अल्फाज है, थोड़ी देर में आएगा। डॉट 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 डेट है क्या? थोड़ी देर में आएगा। डॉट 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 प्रेफरेंस शेयर है क्या? थोड़ी देर में आ जाएगा। सर अपने को 6 चीजें पता करनी है, 6 चीजें निकाली, आंसर बाहर। सर केई क्या है मेरे पास? सर केई क्या है मेरे पास? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, सॉरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। केई मेरे पास क्या मतलब जनाब? के शेयर होल्डर मुझसे कितना डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सुनिएगा सुनिएगा, मैंने बोला सर शेयर होल्डर मुझसे कितना डिविडेंड एक्सपेक्ट करेगा। मैंने बोला सर हर शेयर होल्डर अपना अलग अलग है, कोई शेयर होल्डर कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा, कुछ रिटर्न। मैंने कहा एवरेज बताओ, अंदाजा ही बताओ, अंदाजा ही बताओ। डिविडेंड देना ना देना किसकी मर्जी है? डिविडेंड देना ना देना किसकी मर्जी है? डायरेक्टर की, कंपनी की मर्जी है। मैंने बोला सर शेयर होल्डर कितना डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहा है? सर डिविडेंड कितना एक्सपेक्ट कर रहा है कैलकुलेट करने के 2 तरीके। कॉस्ट ऑफ इक्विटी केई कैलकुलेट करने के 2 तरीके। पहला तरीका डिविडेंड, पहला तरीका डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल DVM। पहला तरीका डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल DVM, ठीक है जी। सर दूसरा तरीका कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल CAPM। पहला तरीका कैपिटल डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, दूसरा तरीका कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। डन हो गया सर। ये दोनों तरीके हमने सीखने हैं, कभी एग्जाम में ये देगा, कभी ये देगा एग्जाम में। आइए सर डेट का। सर कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करने के 3 तरीके। एक, अगर तो डेट आपके पास, सर हमने डिवेंचर इशू किए और पब्लिक से हमने पैसे ले लिए। हमने बोला सर आपको जो है हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे, आपका प्रिंसिपल अमाउंट हम आपको कभी जिंदगी भर वापस नहीं करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट हम आपको कभी जिंदगी भर वापस नहीं करेंगे, हर साल हम आपको इंटरेस्ट पे करते रहेंगे। अगर आपको अपना प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए तो हमारे पास मत आना, किसी और को भेज देना, हम उसको इंटरेस्ट पे करते रहेंगे। उसको चाहिए होगा वो किसी और को भेज देगा, हम उसको इंटरेस्ट पे करते रहेंगे। एग्री करते हैं? हमने, वो बंदा बोलेगा सर हम इसको कहां बेचें, बंदा कहां से मिलेगा? हमने बोला इस चीज को हम स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड लिस्टेड करवा देंगे। स्टॉक मार्केट में तो सब मिलता है ना। स्टॉक मार्केट क्या एक बाजार है, एक दुकान है, एक जगह है जहां पे खरीदने वाला भी आएगा, बेचने वाले, वहां तो मिल जाएगा ना तुमको। हमने बोला ठीक है सर, ठीक है। अगर मैं इनसे इनका प्रिंसिपल अमाउंट कभी वापस नहीं करूंगा तो इसको मैं क्या कहता हूं? इसको मैं क्या कहता हूं? इररिडीमेबल डेट। इररिडीमेबल डेट। डन है। फिर सर इसका कॉस्ट ऑफ डेट निकालने का तरीका अलग। फिर हमने बोला सर ये मैंने आपसे उधार लिया है 3 साल के लिए, ये मैंने आपसे उधार लिया है 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 8 साल के लिए, 5-8 साल के लिए, जितने से के लिए उधार दिया मैं आपको इसके ऊपर सूद पे करता रहूंगा और तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट में 5-8 साल के बाद वापस कर दूंगा। जब प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर दूंगा तो फिर मैं आपके ऊपर सूद पे नहीं करूंगा। जब मैं ये वापस कर दूंगा तो मैं इसको क्या बोलूंगा? रिडीमेबल डेट। रिडीमेबल डेट मानते हो? बैंक लोन, डिबेंचर, बॉन्ड पेबल, कुछ भी। हाँ डिबेंचर है तो वापस ले लिए। बायबैक का जो वर्ड है ना वो नॉर्मली शेयर्स में यूज होता है, से डिबेंचर में रिडीम का वर्ड यूज होता है। डन। आगे बढ़े। हमने बोला सर हमने पब्लिक को शेयर इशू, हमने पब्लिक को डिबेंचर इशू किए और उनसे पैसा ले लिया। मैंने बोला सर 5 साल तक के लिए है, 5 साल बाद
5 साल तक हम आपको इंटरेस्ट पे करते रहेंगे। 5 साल बाद सर हम आपको अपनी कंपनी के शेयर्स दे देंगे, कैश नहीं देंगे, कैश नहीं देंगे, मैं तुम्हें अपनी कंपनी के शेयर्स दे दूंगा। इसका मतलब मैंने उनके डिबेंचर को कन्वर्ट कर दिया किसमें, शेयर्स में। कन्वर्टेबल ये कहलाता है मेरे पास कन्वर्टेबल डेट, ये मेरे पास कहलाता है कन्वर्टेबल डेट। बात मानते हैं? इस किस्म की भी तो डिबेंचर्स होते हैं, इस किस्म की भी तो बॉन्ड होते हैं, इसका कॉस्ट ऑफ डेट निकालने का तरीका अलग। इसी तरह से प्रेफरेंस शेयर, इसी तरह से जनाब प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर भी 2 किस्म के। सर प्रेफरेंस शेयर भी 2 किस्म के। सर कौन कौन से, कौन कौन से? एक मेरे पास सर मैंने पब्लिक से पैसे लिए, उनको मैंने प्रेफरेंस शेयर दे दिया, मैंने बोला तुम्हारा ओरिजिनल पैसा कभी वापस नहीं करेंगे, तुम्हें हर साल इंटरेस्ट मिलता, हर साल तुम्हें डिविडेंड मिलता रहेगा। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। क्या कहलाता है जनाब? ये इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अगला हमने बोला सर हम आपसे पैसे ले रहे हैं, हमको प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, उसके बाद आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे, फिर आपको डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। ये मेरे पास क्या कहलाता है? ये मेरे पास क्या कहलाता है? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। बात समझ में आई? सर बात क्लियर हुई? हमें ये सारी चीजें पढ़नी है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म। उसकी मदद से हमने ये 6 चीजें निकालनी है। ठीक हो गया? तो आप लोगों ने जो पेज छोड़ा था नीचे डंडी वाला, वो ये डंडी कर लें और फिर वो पेज हमारा कंप्लीट हो गया। उसके नीचे भी एक लाइन छोड़ देना, इसके फॉर्मूले समझा के हम फॉर्मूला तरीका यही लिख देंगे ताकि आपके 1 पेज के ऊपर पूरा चैप्टर आ जाए। रिवीजन जब एग्जाम के 1-2 घंटे पहले रिवीजन करोगे, बस ये नजर दौड़ाई आपने और क्लियर हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं जनाब। क्वेश्चन नंबर 1, सवाल पढ़ने का तरीका। हमेशा सवाल पढ़ने का तरीका, हमेशा सवाल पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट पढ़नी पड़ती है। रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जनाब आपने वैक कैलकुलेट करना है। सवाल में क्या है? ए लिमिटेड है द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एट 30 जून 2021। हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर गिवन है। क्या स्ट्रक्चर गिवन है कैपिटल का? मुझे दिख रहा है जनाब कि हमने कितने शेयर इशू किए हुए हैं? 50,000। रिटेन अर्निंग कितनी है सर? 50,000। प्रेफरेंस शेयर कितने सर? हमने बोला सर प्रेफरेंस शेयर मुझको दिख रहे हैं 3 लाख रुपए के, और डिवेंचर कितने मेरे पास? 100,000 के। ठीक हो गया। एडिशनल इंफॉर्मेशन, शेयर होल्डर रिक्वायर्ड रिटर्न। सर मुझे इस जो ऊपर टेबल बना के दिया हुआ है, मुझे पता चल गया यहाँ पे कंपनी की फाइनेंसिंग जो हुई हुई है वो 3 तरीकों से हुई हुई है। कंपनी ने 3 तरीकों से पैसा लिया हुआ है। कौन कौन सा? एक शेयर इशू करके, दूसरा प्रेफरेंस शेयर इशू करके, तीसरा डिवेंचर इशू करके। कह सकते हैं, कह सकते हैं। आइए सर, शेयर होल्डर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जो आपने शेयर इशू किया है, शेयर होल्डर आपसे डिविडेंड एक्सपेक्ट करेंगे। बोले तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना? 18%। प्रेफरेंस शेयर होल्डर आपसे कितना डिविडेंड एक्सपेक्ट करेंगे जनाब? 14%। और जो डेट होल्डर है वो आपसे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे जनाब? 10% का। तो जनाब मुझको कॉस्ट ऑफ, मुझे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बता दीजिए। मैंने आपको बोला था सर वैक कैलकुलेट करने के लिए हमें 6 चीजें चाहिए होती हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ही मुझे गिवन है कितना सर? 18%। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर मुझको गिवन है जनाब कितना? 14%। कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स अभी नहीं एक्सप्लेन किया, कितना सर? 10%। ई मेरे पास कितना है सर? ई मेरे पास कितना है लड़के? पानी की बोतल। ई जनाब सर सुने 2 मिनट के लिए, भाइयों 2 मिनट के लिए। सर ई कितना लिखो? ई का मतलब इक्विटी, इक्विटी फाइनेंसिंग कितनी लिखो? कंपनी ने कितने शेयर इशू किए? मैं
5,50,000 10 के हिसाब से कितना हो गया 5 लाख। यहां पे कितना लिखो 5 लाख। सर इनका रिटेन अर्निंग में कितना अमाउंट पड़ा हुआ है रिटेन अर्निंग या रिजर्व में 50,000। सर ये 50,000 पे किसका हक है शेयर होल्डर का। 50,000 पे किसका हक है शेयर होल्डर। सुनिएगा सर ये रिटेन अर्निंग होती क्या है पिछले तमाम सालों का प्रॉफिट जिसका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। कह सकता हूं ये 50,000 का प्रॉफिट जिसको मैंने डिविडेंड की सूरत में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया बल्कि कंपनी ने रोक लिया। सर ये हक किसका है इन पैसों पे किसका हक है सर शेयर होल्डर का। उन्हीं का पैसा ये प्रॉफिट तो शेयर होल्डर का होता है। सर ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो शेयर होल्डर बोलेंगे आपने जो मुझसे पैसे लिए थे 5 लाख रुपए वो और जो मेरा पैसा आपने अपने पास रोक लिया है कितना 50,000 मुझे अब 5,50,000 रुपए के ऊपर रिटर्न चाहिए। लॉजिक क्लियर हुई मैंने क्या बोला कितने पे रिटर्न चाहिए 5 लाख। जो मेरा प्रॉफिट तुमने रोका हुआ है क्यों रोका इसको कहीं इन्वेस्ट करोगे ना यार तो मुझे इसके ऊपर भी रिटर्न चाहिए। ओके जी तो ई कितना होगा मेरे पास 5 लाख प्लस 50,000 कितना। अच्छा मैं डॉलर लिख रहा हूं कितना 5,50,000। चाहिए सवाल हम डॉलर में सॉल्व करेंगे डन ताकि हम यूज्ड हो जाए इससे। मेरे पास जनाब इसी तरह से डेट कितना 1 लाख और प्रेफरेंस शेयर कितना 3 लाख। सर किसी को एतराज ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मैंने क्यों ऐड किया पक्का श्योर। चले जनाब क्या मैं वैक निकाल सकता हूं। सर वैक आप टेबल बना के निकाल लो फॉर्मूले से निकाल लो कैसे निकाल लो फॉर्मूले से निकालोगे श्योर। दो तरीके आंसर दोनों सेम आएगा जो दिल करे वो करो ठीक है जी। फॉर्मूले से निकालो तो हम भी ऐसे निकाल लेते हैं वैक। आइए जी कॉस्ट ऑफ इक्विटी 18% मल्टीप्लाई बाय 550 प्लस कॉस्ट ऑफ डेट मेरे पास जनाब 10% मल्टीप्लाई बाय डेट कितना जनाब 1 लाख प्लस कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर केपी कितना 14% मल्टीप्लाई बाय 3 लाख। डिवाइडेड बाय 550 प्लस 1 लाख प्लस 3 लाख। चले सर मुझको बैक बताते हैं 15 पॉइंट दोनों भाइयों का यही है पक्का फिट हो गया क्लियर। सर किसी को एतराज कॉपी करना है कर चुके हैं आप भी कर चुके हैं। चले सर आगे यार मुझे एक बात बताइए ठीक है मैंने बोला सर मुझे एक बात बताइए सुनेंगे मिस्टर ए आपका शेयर होल्डर है एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। मिस्टर ए आपका शेयर होल्डर है उसने आपका शेयर कितने का लिया सर $10 का आपने डिविडेंड दिया सर आपने डिविडेंड दिया $2 का सर कितना % रिटर्न बना। ये बंदा मिस्टर ए क्या सोच रहा होगा सर मुझको कितना % रिटर्न मिला। लड़के मैंने बोला सर 2 डिवाइडेड बाय 10 ऐसा कितना % रिटर्न 20% फिट है। मिस्टर ए ने ये शेयर बेच दिया किसको मिस्टर बी को 3 4 8 महीने 10 साल 1 साल 2 साल के बाद ये शेयर बेच दिया। मिस्टर बी ने ये शेयर खरीदा कितने का $22 का। कंपनी ने डिविडेंड दिया फॉर एग्जाम्पल ₹5 का। मिस्टर बी को कितना रिटर्न मिला सर मिस्टर बी को कितना रिटर्न मिला 5। डिवाइड किससे कराएंगे 10 के 22। सर मालिक कौन है भी तुम्हारा अभी किसको आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्ट है किसको आपकी कंपनी में इंटरेस्ट है। ये तो बेच बाज के जा चुका है उसको अब आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी किसको इंटरेस्ट है
कौन आपकी एजीएम में आएगा? मिस्टर बी। कौन रिटर्न कैलकुलेट करेगा? मिस्टर बी। मिस्टर बी बोलेगा कि सर मुझे कितना रिटर्न मिला, कितना अपने हिसाब से देखेगा ना भाई, वो 22.7%। लॉजिक समझ में मैं क्या बताना चाह रहा हूं? सर मिस्टर बी आपका मालिक है, अब मिस्टर ए आपका मालिक नहीं है। अब आपको किसके रिटर्न को, किसकी उम्मीदों को फुलफिल करना है? जो आपका करंट शेयर होल्डर है मिस्टर बी। वो तो पुरानी बातें थी आपके पास। करंट शेयर होल्डर है, उसकी उम्मीदों को फुलफिल करना है आपने। बात समझ में आई मैंने क्या समझा दिया? पुराना क्या चल रहा था हिस्ट्री के अंदर, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। फिट है? करंट सर मिस्टर बी, सुनिएगा अब और क्लियर होगा। शेयर मिस्टर बी के पास ही पड़े हुए, शेयर मिस्टर बी के पास ही पड़े हुए। कितना अर्सा गुजर गया सर? फॉर एग्जांपल 5 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, 2 साल गुजर गए, बेचे नहीं है मिस्टर बी के अपने पास ही पड़े हुए। सर कितने का हो गया शेयर? मैंने बोला सर शेयर हो चुका है माशाल्लाह $56 का। कंपनी ने डिविडेंड कितना दिया? मैंने बोला सर कंपनी ने डिविडेंड दिया $11 का। कितना रिटर्न? परसेंटेज में बताएंगे कितना लड़के, कितना डिविडेंड कितना मिला? 11 डिवाइडेड बाय, सर डिवाइड किससे कराओगे? 22 के 56, 22 के 56। सर हम कंपेयर कराएंगे 56 से। अब सुने क्यों, अब सुने क्यों, हाँ अब सुने क्यों। लॉजिक से चलेंगे, लॉजिक से, कॉन्सेप्ट से सुने। सर आपके दादा ने एक हाउस परचेज किया, अभी लॉजिक समझ आएगी, 1960 में, सही थी? कितने का परचेज किया? 1960 में घर परचेज किया सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए का। उस जमाने में इतनी हो गए, ठीक हो गया। जवान थे दादा, 18 साल के हुए थे, घर ले लिया उन्होंने, डन। हमने बोला सर ये घर तुमने रेंट पे देना है। आज सन 2022 के अंदर दादा हैं भी जिंदा है, ज़ईफ हो गए हैं, सन 2022 आ गया, दादा ने घर रेंट पे देना है, ज़ईफ हो गए, बुढ़े हो गए, सन 2022 पे रेंट पे देना है। सर रेंट कैसे डिसाइड होता है? मार्केट वैल्यू से। मार्केट वैल्यू, सर मार्केट वैल्यू का ट्रेंड क्या होता है? हमने बोला सर कॉर्नर अलग है, वेस्ट ओपन अलग है, पार्क फेसिंग अलग है, सोसाइटी अलग है, पानी वानी आता नहीं आता। सर कम से कम जो रेंट डिसाइड होता है ना, जो मार्केट ट्रेंड है, वो कहा जाता है सर 0.5%। वैल्यू ऑफ घर का कितना? 0.5%। सर 50,000 का 0.5%, या आज जो घर की कीमत चल रही है, आज ये घर हो चुका था फॉर एग्जाम्पल सर आज ये घर हो चुका है 2 करोड़ रुपए का, 200 मिलियन, कितने का ही होगा? आज ये घर कितने का हो गया है? 200। किराए पे जो तुम दोगे, तुम 50,000 का लगाओगे कि 2 करोड़ का लगाओगे? 5%। सर जो आज का रेट चल रहा है, एग्री करते हो? तो हमेशा करंट मार्केट वैल्यू से कंपेयर किया जाता है कि सर आज की मार्केट वैल्यू के हिसाब से कितना रिटर्न आया। लॉजिक क्लियर? मैंने तो लिया हुआ था 1960 का, उसके हिसाब से तो नहीं देखेंगे सर, उसके हिसाब से। क्यों सर? कंपनी ने प्रॉफिट कब कमाया, डिविडेंड कब दिया? आज। तो कंपेयर भी किससे कराऊंगा सर? आज के रेट से, आज के रेट से। लॉजिक क्लियर? सर ये इन्होंने डिविडेंड कब दिया था? 5 रुपए का इस साल पे, तो कंपेयर भी कब कराया? उस साल से। जिस साल का डिविडेंड, कंपैरिजन भी इस साल से होना चाहिए ना यार। आज डिविडेंड दिया तो सम कंपैरिजन भी आज के रेट से करो, आज के रेट से। लॉजिक क्लियर? तो हमेशा किससे लिया जाएगा सर? मार्केट रेट से। अब इधर आइए सर, ये जो वैल्यू है, अभी आपने सवाल जो सॉल्व किया उसमें शेयर की वैल्यू कितनी थी? पार वैल्यू 10 रुपए, $10, 10 हमने उसी के हिसाब से ले लिया था। मैंने नीचे नोट क्या लिखा? नोट देखिए, रिक्वायरमेंट सुपर नोट, अस्यूमिंग बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू रिमेन सेम। बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू रिमेन्स सेम। सर कंपैरिजन किससे किया जाएगा? डिनोमिनेटर में बेस किससे ली जाएगी? सर किससे ली जाएगी? सुनिएगा, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। लॉजिक क्लियर? लॉजिक क्लियर? मार्केट वैल्यू समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट बन गया हमारा। डी भी कैसा लिया जाएगा? मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। लॉजिक क्लियर? प्रेफरेंस शेयर भी कैसे लिया जाएगा? मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। बात समझ में आई? वो जो डॉट 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 लिखा था उसके खाने भर लीजिए, मैंने आपको चीज समझा दी, हमारा कॉन्सेप्ट बन गया। चलिए देखें, मुझे भी सॉल्व करा दो भाई। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 2 क्या फरमा रहे हैं?
बी लिमिटेड एज अ फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर है 30 जून 2011। शेयर कैपिटल दिख रहा है, रिटेन अर्निंग दिख रही है, प्रेफरेंस शेयर दिख रहा है, लॉन्ग टर्म लोन। तो मैंने फाइनेंसिंग 3 जगहों से की हुई है, एक शेयर इशू करके फाइनेंसिंग की है, एक प्रेफरेंस शेयर से फाइनेंसिंग करी हुई है, और एक लोन डिबेंचर के जरिए। ठीक हो गया। शेयर होल्डर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है सर? शेयर होल्डर मुझसे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 18%। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं जनाब? 14%। और डेट होल्डर कितने सर? 10%। करंट मार्केट प्राइस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर, ऑर्डिनरी शेयर की मार्केट प्राइस कितनी है? मार्केट में $15 का चल रहा है। करंट मार्केट प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर मार्केट में कितने का? इजीली बाइंग सेलिंग मार्केट प्राइस कितनी है उसकी? $11। और करंट मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर कितना है सर? $105। कैलकुलेट बैक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। समझेंगे। हमने बोला सर कैलकुलेट करने के लिए हमें 6 चीजें चाहिए। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, अब समझ गए ना, ये मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी होगी, मार्केट वैल्यू, बस ये 6 चीजें चाहिए। सही, आइए के की तरह मेरे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी 18%, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स कितना है? 10% है, और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना है मेरे पास? 14%। फिट हो गया सर। नंबर ऑफ शेयर देखें सर, मार्केट में शेयर कितने का ट्रेड कर रहा है? $, मार्केट में 15 का, मार्केट में कितने का? $15 का। समझिएगा सर, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने इनके पास? 50,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय $15 ईच, कितना? 7। सर रिटेन अर्निंग रिजर्व को ऐड करूं? रिटेन या रिजर्व को ऐड करूं? सुनिएगा सर, शेयर मार्केट में कितने का ट्रेड हो रहा है? 15 का। लेट्स सपोज शेयर होल्डर मिस्टर है, उसके पास कितने का पड़ा हुआ है? उसके पास कितने का पड़ा हुआ है? $। अगर मार्केट में बेचेगा कितने का बिक जाएगा मजे से? $15 का। सर इसने बेच दिया मिस्टर बी को, अज्यूमिंग मार्केट में आज भी कितने का है? 15 का। मिस्टर ए ने बेच दिया, क्या कंपनी में जाएगा बोलेगा रिटेन अर्निंग में जो मेरा प्रॉफिट पड़ा हुआ है मेरा हिस्सा मुझको दो? क्या ये बोलेगा? नहीं। लॉजिक क्लियर? मैंने बोला सर इसलिए हमने मार्केट में कितने का है? 15। ये बोले इसने बेच दिया, क्या ये कंपनी पहुंचेगा बोलेगा यार ये जो रिटेन अर्निंग पड़ी हुई है इसमें जो मेरा आके मुझको दो? नहीं सर, इसने जो ये शेयर बेच दिया, सही है, अब ये किसके पास आ गया? मिस्टर बी के पास। इस कंपनी के रिटेन अर्निंग पे सब पे किसका हक है? मिस्टर बी। इसने कितने का बेचा? मार्केट रेट कितना? 15। इसके अंदर 15 का खरीदो फरोख्त हो रही है, 15 का बेचा, इसके अंदर रिटेन अर्निंग का एलिमेंट शामिल है। बात मानते हो? इसने जो हक था कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर वो समेत इसको दिया है, इसका मतलब इस $15 के अंदर रिटेन अर्निंग का इंपैक्ट शामिल है। बात मानते हैं? तो इसलिए यहां पे अब रिटेन अर्निंग को ऐड नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर बुक वैल्यू होती तो फिर मैं उसको ऐड करता। इसका मतलब $15 के अंदर इंक्लूडेड है रिटेन और रिजर्व का इंपैक्ट। एग्रीड? क्लियर हो गया? लॉजिक क्लियर हुई? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलें सर, डेट की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास नंबर ऑफ डेट्स कितने हैं? 1000 डिबेंचर है, 1000 डिबेंचर है, मल्टीप्लाई बाय एक डिबेंचर कितने का मेरे पास? 105 कितना? प्रेफरेंस शेयर मेरे पास, प्रेफरेंस शेयर कितने हैं सर? निकालने पड़ेंगे। $300,000 और एक उसकी पार वैल्यू कितनी है? $10। नहीं सॉरी, $300,000 और एक की कितनी है सर? $10। तो कितने नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर है मेरे पास? 30,000 प्रेफरेंस शेयर मल्टीप्लाई बाय मार्केट में कितने का ट्रेड हो रहा है? या $11 का कितना सर? हाँ, 330,000। चले सर, अब मैं आराम से वैक कैलकुलेट कर पाऊंगा। चले सर, वैक कॉस्ट ऑफ इक्विटी 18% मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 7,50,000 प्लस कॉस्ट ऑफ डेट मेरे पास आफ्टर टैक्स 10% और डेट का सर मेरे पास है 105
000 प्लस प्लस प्रेफरेंस शेयर कितना परसेंट, 14% मल्टीप्लाई बाय 330,000 डिवाइडेड बाय 750 105,000 और 330। तो मेरे पास भाई लोग बैग कितना आ गया, 16.17%। फिट हो गया, लॉजिक क्लियर हो गई, एकदम जबरदस्त। चले जी, कॉपी करना है, मिटाऊं? मिटा दे, खुद से कर लिया, फिट है। चले सर, तो मुझे बात समझ में आई, मुझे इक्विटी की वैल्यू कैसे लेनी है, मार्केट वैल्यू, मुझे डेट की वैल्यू कैसे लेनी है, मार्केट वैल्यू, मुझे प्रेफरेंस शेयर की कौन सी लेनी है, मार्केट वैल्यू। सर सुनिएगा, मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने के 4 तरीके। एक सर स्टॉक मार्केट। ये क्या होता है भैया? सर ये क्या स्टॉक मार्केट? सर एक कंपनी ने शेयर इशू किए, और कंपनी ने बोला सर ये शेयर मैंने इशू किए और मैंने लोगों से $10 लिए, उनको मैंने एक शेयर पकड़ा दिया। हमने बोला सर आपको डिविडेंड मिलेगा, बस अब बैठे। हाँ, अगर आप को पैसे चाहिए अपने प्रिंसिपल अमाउंट तो मेरे पास मत आना। हमने बोला यार ये स्टॉक मार्केट एक बाजार है, एक जगह है, वहां पे जाके एक दुकान है समझ लो, वहां पे जाओगे, वहां पे आप अपने शेयर बेच देना। हमने बोला किसको बेचे? हमने बोला सर वो प्लेटफॉर्म एक जगह है जहां पे खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों एक ही जगह पे मौजूद होंगे, मिल जाएंगे आपको, ब्रोकर से कांटेक्ट कर लेना, इसलिए स्टेट एजेंसी वाले होते हैं, सर वो आपके शेयर बिकवा देंगे, हमारे पास मत आना। ये मार्केट कौन सी कहलाती है? स्टॉक मार्केट। लेटेस्ट दौर है, आईटी का दौर है, सारा सिस्टम बेस्ड होता है, सारा सॉफ्टवेयर बेस्ड पे होता है। हमने बोला सर ये जो शेयर्स हैं, आप स्टॉक मार्केट में जाओ, वेबसाइट खोलो, आपको सामने शेयर की प्राइस दिख जाएगी। एग्री? ऐसे ही कर दो, कैलकुलेट करना कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेट करने में कोई मसला नहीं है, सामने आपको शेयर प्राइस दिख जाएगी। दूसरा तरीका है मेरे पास, दूसरा तरीका है सर मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू। जी सर, दूसरा तरीका मेरे पास क्या है? मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू। सीखेंगे सर, सीखेंगे। तीसरा तरीका क्या है मेरे पास? तीसरा तरीका क्या है मेरे पास? डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। तीसरा तरीका क्या है मेरे पास? डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। चौथा तरीका क्या है मेरे पास? प्राइस अर्निंग रेशो। चौथा तरीका क्या है मेरे पास? प्राइस अर्निंग रेशो, जिसको आप लोग पीई रेशो भी कहा करते थे, जिसमें आप लोग पीई रेशो भी कहा करते थे। फिट हो गया सर? ये तो आपको पता है स्टॉक मार्केट में। सर सुने, स्टॉक मार्केट में ना कभी कभी आपको शेयर प्राइस दो किस्म की नजर आती है, एक्स डिविडेंड, एक्सडी लिखा हुआ था उस पे, और एक में कम डिविडेंड लिखी हुई है सर। फॉर एग्जांपल शेयर प्राइस कम डिविडेंड। क्या मतलब भाई इसका? क्या मतलब? आइए जी समझते हैं। हमने बोला जनाब एक बात बताइए, एक एग्जाम्पल कोट करते हैं। आप घूमने के लिए गए,
आप घूमने के लिए गए सवात, हम सवात गए घूमने के लिए, और वहां पे आपको ना एक सेब का बाग नजर आया, ठीक है जी, जमीन अच्छी खासी एकड़ पे थी। आप उस बाग के अंदर गए, जरा वॉक करने लगे, चहलकदमी करने लगे, मालिक मिल गया। मैंने मालिक से पूछा, हाँ भाई ये बाग बेचते हो? उसने बोला सर बेच देंगे आपको। कितने का? उसने बोला सर मैं आपको 5 मिलियन का ये बाग सेल कर दूंगा। 5 मिलियन बोले तो 50 लाख रुपए का। कितने का सर? 50 लाख का। मैंने बोला अच्छा सही है, अभी तो हम जरा घूमने आए हुए हैं, हम आपसे जरा बाद में बात करते हैं। आप चले गए घूमने के लिए, काला वालाम चक्कर लगाया, हफ्ता गुजरा, 15-20 दिन, 10 हफ्ते गुजरे, आप वापस आए, फिर दोबारा वो बाग आया, दोबारा बाग में चले गए 10-15-20 दिन बाद। फिर आपने चहलकदमी की, फिर आपको मालिक मिला, आपने बोला हाँ भाई मालिक बाग बेचते हो? उसने बोला बेचेंगे बिल्कुल। हमने बोला कितने पैसे? बोला सर आपको मैं दूंगा 30 लाख रुपए का। कितने का? 30 लाख रुपए का, मतलब 3 मिलियन का। क्या मैंने बोला भाई ये क्या सीन हुआ, 1-2 हफ्ते के अंदर ही आपने 2 मिलियन गिरा दिए, ये क्या सीन है? आप जरा अंदर और वॉक करने चले गए। सर जब मैं वॉक करने के लिए गया तो मुझको अजीब सी चेंजेस नजर आई। पहले उन सेब के बाग के अंदर दरख्तों में सेब नजर आ रहे थे, अब वो सेब नजर नहीं आ रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि सर इस 5 लाख के अंदर जो वो पैसे मांग रहा था, इस 50 लाख में सेब इंक्लूडेड मांग रहा था। कह सकता हूं मैं, वो सेब के कितने मांग रहा था? 20 लाख रुपए, 2 मिलियन। एग्री करते हो? अब सेब उसने निकाल के मार्केट में बेच दिए। अब जमीन की असल कीमत आ गई है। सर जमीन की असल कीमत 50 लाख है कि 30 लाख है? 30 लाख, ये जमीन की असल कीमत है। आज जमीन का सौदा करने गए थे, सेब का सौदा करने गए थे, जमीन का, ऐसा ही है, बाग का ऐसा ही है। सर इसका मतलब ये हुआ, मैं इसको बोलूंगा लैंड विथ एप्पल, कह सकता हूं लैंड कम एप्पल, कह सकता हूं। इसको मैं कह सकता हूं लैंड एक्सक्लूडिंग एप्पल, कह सकता हूं। इधर आइए जी। सर हमने बोला कंपनी ने एक शेयर होल्डर है जिसने शेयर को पूरे साल रखा अपने पास, डिविडेंड खाने का हक भी उसके पास है। यस, हमने बोला सर शेयर पूरे साल मैंने अपने पास रखा और कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया। हमने बोला सर आज नहीं मिलेगा डिविडेंड, आपको मिलेगा 1 हफ्ते बाद। 1 हफ्ते अगले जुम्मे जो मार्केट क्लोज होगी, जिसके नाम पे शेयर होगा उसको डिविडेंड मिलेगा। एग्री करते हो? सर डिविडेंड पे हक मेरा है। अगर शेयर 40 रुपए का है तो मैं कितने का बेचूंगा? 42 रुपए का। अगर 2 रुपए का डिविडेंड हो तो 2 रुपए मैं लूंगा। मेरा क्या है, मुझे पैसों की नीड है, सर पूरे साल मैंने रखा है तो मैं आपसे डिविडेंड के पैसे ले लूंगा। सेब अगर लग चुके हैं दरख्त के अंदर, सर सेब उगाए किसने थे? उस मालिक ने उगाए थे, उसकी मेहनत थी, तो वो कितने लेगा आपसे? 50 लाख रुपए लेगा। 20 लाख रुपए किसके ले रहा है? वो सेब के ले रहा है। एग्री करते हो? सर इसका मतलब कम का मतलब क्या हो गया? इंक्लूडिंग। बात मानते हो? सर शेयर की असल कीमत फॉर एग्जाम्पल $42। सर शेयर की असल कीमत 42 तो नहीं है ना, जमीन की असल कीमत 50 लाख तो नहीं है ना, उसमें 20 लाख किसके थे? सेब के। इसमें डिविडेंड की कितने शामिल है? 2 रुपए। एग्रीड। मैंने बोला सर कितना डिविडेंड? 2 रुपए अनाउंस किया हुआ है, तो शेयर की असल कीमत कितनी है? 40। एग्री करते हो? अगला जुम्मा गुजरेगा और मार्केट क्लोज होगी तो सर अब जिसके नाम पे जेना शेयर होंगे उसको डिविडेंड मिलेगा। अगले दिन जो मार्केट ओपन होगी तो सर कितने पे होगी? 40 पे। असल कीमत रेट आ गया। क्यों? जब बाग में से सेब टूट गए तो अब जमीन की असल कीमत पे बिक रहा है कितने सर? 30 लाख पे। एग्रीड। इसको मैं क्या बोलूंगा? शेयर प्राइस एक्स डिविडेंड। एक्स डिविडेंड का मतलब सर, एक्स डिविडेंड का मतलब एक्सक्लूडिंग डिविडेंड्स। और सर जमीन की असल कीमत कितनी है? 30 लाख। शेयर की असल कीमत कितनी है? 40 रुपए। तो पूरी बैक की कैलकुलेशन में जब शेयर प्राइस लोगे कितनी लोगे? 40 रुपए की। बात समझ में आई? पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, एफएम के अंदर आप शेयर की प्राइस कीमत कितनी लेंगे? जो शेयर की असल कीमत है कितनी लेंगे सर? 40 एक्स डिविडेंड। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? लॉजिक बन गए बिल्कुल फिटफाट। चलें सर आज की क्लास को हम इधर रखेंगे, ठीक है जी। थोड़ा सा जल्दी ऑफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी एक क्लास हो चुकी थी और उसमें जो है ना वो हमारे वो जो स्टूडेंट थे वो आज नहीं आए, सही जी, तो वो अगली क्लास से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा आप लोग उनके साथ ले आओ, सही, ताकि दोनों साथ हो जाए। कोई सवाल है तो पूछ लें, हमारा क्लास ऑफ करते हैं।